हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम जो आपके सेकंड यूनिट है इसको स्टार्ट किया था हमने कल, और सेकंड यूनिट में हम जो चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात कर रहे थे। और इसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक देखा था आपका सम्मिश्र रेखा समाकलन या समाकलन की रीमान परिभाषा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद जो आपसे इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दिए थे, जो एग्जाम्पल थे आपने किए होंगे। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो सम्मिश्र समाकलन है, यानी इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, इसका मापांक निकालेंगे हम। तो आज का हमारे एक थ्योरम लेके चल रहे हैं हम। थ्योरम नंबर है 7.4.1। 7.4.1 जो थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट ये कहता है, ये थ्योरम आई हुई है, 2-3 बार आपके एग्जाम में आई हुई थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि L लंबाई वाले कंटूर C पर, अब सबसे पहले बात आती है कंटूर क्या होता है। देखिए, वक्र जो होता है, मैंने आपको बताया था कल, एक चाप कलनीय वक्र, तो उस वक्र को ही कंटूर कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि वक्र और कंटूर एक ही चीज है। आप तो ये समझे कि कोई कोई वक्र है। तो L लंबाई वाले कंटूर C पर, तो एक कंटूर यानी एक वक्र है C, और उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? L है। इस पर एक फलन fz है, वो संतत है। संतत है मींस कंटिन्यूअस है, तथा जो fz का मापांक है वो m के बराबर है और m से छोटा है। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू ml होता है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या कह रही है थ्योरम का स्टेटमेंट? कि एक L लंबाई वाला कंटूर C है, और इस कंटूर C पर जो फलन fz है वो संतत है, और fz का जो मापांक है वो लेस देन इक्वल टू m है। ठीक है? तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का जो मॉड होता है वो लेस देन इक्वल टू ml होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई हमें थ्योरम प्रूफ करनी होती है, तो सबसे पहले जो चीज आपको थ्योरम में दी हुई होती है उसे हम मानते हैं। क्या दिया हुआ है? कि माना एक L लंबाई का कंटूर बोले तो वक्र कंटूर C है, जिस पर फलन fz क्या है? संतत है। तथा मॉड fz क्या है? मॉड fz लेस देन इक्वल टू m। ठीक है? तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू m। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू कल हम सम्मिश्र रेखा समाकलन जो हमने पढ़ा था, जो समाकलन की रीमान परिभाषा थी, उससे निकाल चुके हैं। क्या वैल्यू होती है? तो यहां लिखेंगे समाकलन की रीमान परिभाषा से, समाकलन की रीमान परिभाषा से, क्या होती है? ये होता है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k बराबर 1 टू n f ऑफ एप्सिलॉन k जेड के माइनस जेड के माइनस 1। और जहां एप्सिलॉन k क्या होता है? एप्सिलॉन k जो चाप जेड के माइनस 1 है, इसके मध्य कोई बिंदु है। ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है? इसके मोड की वैल्यू ये लेके आनी है। तो क्या कर देंगे? इसके दोनों तरफ मोड लगा देंगे। तो इसके दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया? मोड लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो ये हो गया इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। अब इस मॉड को हाँ जी, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी इस वजह से। हाँ जी, अब इस मॉड को जब हम अलग अलग करेंगे दोनों फंक्शंस पे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट की थी तब बताया था कि जब मॉड को अलग अलग किया जाता है तो क्या ग्रेटर इक्वल का चुना जाता है, यानी जब मॉड को अलग अलग किया जाता है तो वो संख्या है वो उस होल मॉड से बड़ी हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट की थी तब। तो देखिएगा ये ग्रेटर इक्वल का ये वाला साइन आ जाएगा और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, समेशन k बराबर 1 टू n f ऑफ एप्सिलॉन k का मॉड और zk माइनस zk माइनस 1 का मॉड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए f ऑफ z का मॉड लेस देन इक्वल टू n है, तो z की जगह एप्सिलॉन k रख दें तो f ऑफ एप्सिलॉन जो k है इसका मॉड m, तो मतलब इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम m रख सकते हैं। m रख सकते हैं क्या नहीं, m रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k बराबर 1 टू n और ये m, और ये हो गया zk माइनस zk माइनस 1 का मॉड। इसके बाद जो m है वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि समेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो m बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा। तो यानी इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये समेशन ओपन करेंगे तो समेशन ओपन करने पे आ जाएगा z1 माइनस z0 का मॉड प्लस z2 माइनस z1 का मॉड प्लस सोन डॉट डॉट प्लस zn माइनस zn माइनस 1 का मॉड। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। z1 माइनस z0 का जो मॉड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉड है तो मतलब ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है मींस लेंथ को शो करेगी और ये शो करेगी जीवा z1 z0 की लंबाई। तो यानी z1 माइनस z0 का जो मॉड होगा इसे बोल देंगे जीवा z1 z0 प्लस z2 माइनस z1 का जो मॉड होता है, देखिए जीवा मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी जो जीवा होगी उसकी लेंथ है ये, ठीक है, ओके। तो z2 माइनस z1 का जो मॉड होगा इसको बोल देंगे जीवा z1 z2 प्लस सोन डॉट डॉट और ये हो जाएगा जीवा zn माइनस 1 zn, ठीक है। अब n का तो कोई टर्म बची नहीं है यहाँ पे, तो लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एफ जेड डी जेड बना लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। देखिए जीवा z1 z0 को मैं बोल सकता हूं चाप z1 z0, चाप z1 z0 प्लस इसको बोल सकता हूं मैं चाप z1 z2 प्लस सोन डॉट डॉट प्लस इसको बोल सकता हूं मैं चाप zn माइनस 1 zn। अब देखिए ये सब जो सारे चाप हैं ये सारे चाप मिलके क्या बन जाएंगे, वक्र C बन जाएगा। जैसे देखिए ये एक वक्र C है, ये Z0 है, ये Z1 है, ये Z2 है
ये Zn-1 है और ये Zn है। तो चाप Z0 Z1 प्लस चाप Z1 Z2 प्लस चाप Zn-1 Zn, तो ये क्या वक्र C की लंबाई बन जाएगी ना पूरी। तो इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन C fz dz का मोड लेस देन इक्वल टू m, और ये हो जाएगा वक्र C की लंबाई। और वक्र C की लंबाई आपको क्या दी हुई है थ्योरम में, L दी हुई है। तो इंटीग्रेशन C fz dz का मोड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, और ये हो गया हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एक जो सम्मिश्र फलन होता है उसके किसी कर्व के अनुदिश उसका जो समाकलन होता है, उसका जो मापांक है वो मापांक लेस देन इक्वल टू ml होता है। तो ये अपनी थ्योरम कंप्लीट होती है यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ एक डेफिनिशंस हैं जो कि आपके आगे की जो थ्योरम्स है, कॉची समाकल प्रमेय, एक इंपॉर्टेंट प्रमेय हम पढ़ेंगे आगे, उसमें काम आएंगी। तो पहले आप उन डेफिनिशंस को देखिएगा। मैं आपको 3 वर्ड्स बोल रहा हूं। एक तो है संबद्ध प्रदेश, संबद्ध प्रदेश, प्रदेश मीन्स कनेक्टेड रीजन, कनेक्टेड रीजन। और इस संबद्ध प्रदेश को 2 भागों में बांट रहा हूं मैं। एक से संबद्ध प्रदेश, एक से संबद्ध प्रदेश, और एक बहु संबंधित प्रदेश, बहु संबंधित प्रदेश। एक से संबद्ध प्रदेश को इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल कनेक्टेड रीजन, सिंपल कनेक्टेड रीजन। और बहु संबंधित प्रदेश को इंग्लिश में बोलेंगे मल्टी कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब ये क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो संबद्ध प्रदेश क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई एक संबद्ध प्रदेश है जी, ये कोई एक प्रदेश है जी, तो ये प्रदेश है जी, क्षेत्र है कोई जी। अब ये क्षेत्र जी संबद्ध प्रदेश कहलाएगा यदि इसके प्रत्येक 2 बिंदुओं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एक एक वर्ड्स को मेरे को ध्यान से सुनना है आपको। मैंने क्या बोला, एक ये प्रदेश है, प्रदेश मतलब कोई क्षेत्र है, कोई प्रांत है। तो ये संबद्ध प्रदेश कब कहलाएगा, जब इसके प्रत्येक 2 बिंदुओं, प्रत्येक 2 बिंदुओं, प्रत्येक 2 बिंदुओं, प्रत्येक 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र है वो इस क्षेत्र के अंदर ही स्थित हो, तो ये क्या कहलाएगा, संबद्ध प्रदेश कहलाएगा, मींस कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो संबद्ध प्रदेश क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। संबद्ध प्रदेश क्या होता है कि एक प्रदेश या क्षेत्र जी को संबद्ध प्रदेश कहा जाता है यदि जी के प्रत्येक 2 बिंदुओं को किसी एक वक्र से जोड़ा जा सके, और वो जो वक्र है वो वक्र भी कहां होगा, इस क्षेत्र में ही होना चाहिए। वो जो वक्र है ये वक्र भी इस क्षेत्र में ही होना चाहिए। तो ये होता है एक से संबद्ध प्रदेश, तो ये होता है संबद्ध प्रदेश। तो संबद्ध प्रदेश क्या होता है कि ये कोई प्रदेश है जी, ये एक से संबद्ध प्रदेश कहलाएगा यदि इस प्रदेश के प्रत्येक 2 बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है वो वक्र इस प्रदेश के अंदर ही स्थित हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, संबद्ध प्रदेश मींस कनेक्टेड रीजन कहलाएगा।
अब एक से संबद्ध प्रदेश क्या होगा कि एक संबद्ध प्रदेश है, एक संबद्ध प्रदेश है जी, जी ये संबद्ध प्रदेश है जी। तो संबद्ध प्रदेश है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी कोई 2 पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने वाला वक्र है वो इस प्रदेश में ही होगा, ठीक है। अब ये संबद्ध प्रदेश जी एक से संबद्ध प्रदेश कब कहलाएगा, जब यदि इस प्रदेश के अंदर कोई एक समृद्ध वक्र हो, समृद्ध यानी क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, ये कोई क्लोज कर्व है, इसको चाहे हम कितना छोटे से छोटा कर लें, छोटे से छोटा कर लें, मतलब एक पॉइंट तक ले आए तो भी ये किस में होना चाहिए, तो भी ये किस में होना चाहिए, इस प्रदेश में ही होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, एक से संबद्ध प्रदेश कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में, मैंने क्या बोला, एक ये संबद्ध प्रदेश है जी, संबद्ध प्रदेश है जी। अब इसके अंदर मैंने कोई एक क्लोज कर्व लिया और उस क्लोज कर्व को मैं छोटा करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया और लास्ट एक पॉइंट तक पहुंच गया छोटा करते करते, और वो पॉइंट इस प्रदेश में ही होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक से संबद्ध प्रदेश हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो ये कौन सा होगा, बहुसंबंधित प्रदेश होगा, ठीक है। तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको जो मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनमें मिल जाएंगे। तो बस बात थी आपके कंसेप्ट को समझने की, जो मैं आशा करता हूं आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए, कॉची समाकल प्रमेय को पढ़ने से पहले आपको एक प्रमेय है ग्रीन प्रमेय। ग्रीन प्रमेय जो है आपके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉची समाकल प्रमेय में इसका यूज होगा, तो ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट भी आपको आना चाहिए। हाँ जी, तो ये ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि समृद्ध वक्र C से, तो एक समृद्ध वक्र C बनाया मैंने, ये समृद्ध वक्र C हो गया, समृद्ध वक्र C। तो C का मतलब क्या है, समृद्ध वक्र का मतलब क्या है, क्लोज, तो क्लोज कर्व C बना दिया। तो यदि समृद्ध वक्र C से घिरा हुआ कोई प्रदेश G है, तो ये प्रदेश G से घिरा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, G है ये G, तथा P और Q प्रदेश G में चर x तथा y के संतत और अवकलनीय फलन है। इसमें क्या है कि जो P और Q दो फंक्शंस हैं, किस किस के, x और y के, तो ये फंक्शन क्या है, संतत और अवकलनीय हैं, किसमें, प्रदेश G में। तो इंटीग्रेशन C p dx प्लस q dy, तो यहां पे देखिए समृद्ध वक्र C के अनुदिश इंटीग्रेशन हो रहा है, p dx यानी p के साथ क्या आ गया, dx आ गया, प्लस q के साथ क्या आ गया, dy। तो इंटीग्रेशन C p dx प्लस q dy बराबर डबल इंटीग्रेशन G। तो यहां पर अभी जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इस क्षेत्र के अनुदिश हो रहा है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, जब एक कर्व के अनुदिश समाकलन होता है तो एकल समाकलन होता है, और जब क्षेत्र के अनुदिश समाकलन होता है तो द्विसमाकलन होता है, और जब आयतन के अनुदिश समाकलन होता है तो त्रिसमाकलन होता है। तो यहाँ क्षेत्र के अनुदिश यानी जी के अनुदिश समाकलन हो रहा है, इसलिए द्विसमाकलन आ गया। बस तो इन डबल इंटीग्रेशन जी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई dx dy, क्योंकि द्विसमाकलन है तो dx और dy दोनों आएंगे, ठीक है। तो डेल q अपॉन डेल x, तो यानी q के साथ क्या आएगा, x, तो डेल q अपॉन डेल x, फिर माइनस और डेल p अपॉन डेल y dx dy। ये होता है ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट। ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि यदि एक समृद्ध वक्र C से घिरा हुआ कोई जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो G है, ठीक है, तथा इस प्रदेश G में P तथा Q चर x तथा y के जो फलन हैं वो संतत हैं और अवकलनीय हैं। तो इंटीग्रेशन C p dx प्लस q dy बराबर डबल इंटीग्रेशन G डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y dx dy। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी प्रमेय होती है, ग्रीन प्रमेय होती है। और ग्रीन प्रमेय जो है
इस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसका जो स्टेटमेंट है हम जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं कॉची समाकलन प्रमेय, जो इंपॉर्टेंट प्रमेय रहने वाली है, उसमें काम आएगा। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी कॉची समाकल प्रमेय। कॉची समाकल प्रमेय, कॉची समाकलन प्रमेय, ये आपके है प्रमेय नंबर 7.5.1। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? प्रमेय 7.5.1 ये है कॉची समाकलन, कॉची समाकलन प्रमेय, कॉची समाकलन प्रमेय। देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी 1917 में आई हुई है, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रमेय रहने वाली है। इसका स्टेटमेंट क्या है? माना कि एक से संबद्ध प्रदेश, और एक से संबद्ध प्रदेश क्या होता है मैं बता चुका हूं। एक से संबद्ध प्रदेश, प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तथा जो एफ जेड का अवकलनीय है एफ डैश जेड, ये क्या है? संतत। और आप जानते हो कि प्रत्येक अवकलनीय फलन x क्या होता है? संतत होता है। तो एफ डैश जेड संतत है यदि g में, यदि g में c एक समवृत्त कंटूर हो, समवृत्त कंटूर, कंटूर क्या होता है? कंटूर वक्र को ही बोलते हैं। समवृत्त कंटूर मतलब समवृत्त वक्र, एक क्लोज कर्व हो तो इस क्लोज कर्व के अंदिश जो इंटीग्रेशन होता है फंक्शन का, वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो यही क्या है? कॉची समाकल प्रमेय का स्टेटमेंट है। ध्यान से समझिएगा स्टेटमेंट को कि क्या कह रहा है कि माना कि एक से संबद्ध प्रदेश G, तो G क्या है? कोई एक से संबद्ध प्रदेश है। एक से संबद्ध प्रदेश का मतलब क्या है? एक से संबद्ध प्रदेश का मतलब यह है कि यदि इसके अंदर कोई क्लोज कर्व हो, तो उस कर्व को चाहे कितना भी छोटे से छोटा कर लें, तो वो किसमें शामिल रहेगा? इस G में ही रहेगा। तो ये एक से संबद्ध प्रदेश होता है। तो ये कह रहा है कि माना कि एक से संबद्ध प्रदेश G में एफ जेड क्या है? विश्लेषिक है। तो इस G में एफ जेड विश्लेषिक है, और विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई थी कि कोई भी फलन एफ जेड किसी प्रांत में विश्लेषिक है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर, यानी एफ जेड प्रत्येक बिंदु पर इसमें क्या है? अवकलनीय है। अवकलनीय है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा एफ डैश जेड संतत है। और यदि सी जी में क्या है? एक समवृत्त कंटूर है, तो इस सी के अनुदिश यदि इस सम्मिश्र फलन का समाकलन करोगे आप, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, ओके। तो क्या है स्टेटमेंट? मैं देखिए बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश G में एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड संतत है, और इस G में C एक समवृत्त कंटूर है, तो इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड बराबर जीरो होता है। यह है कॉची समाकलन प्रमेय। अब इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रूफ करना होता है तो जो चीज हमें दी हुई है उसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो माना एक से संबद्ध प्रदेश G में एक से
संबद्ध प्रदेश जी में फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है तथा एफ डैश जेड जो है वो जी में क्या है, संतत है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तथा सी जी में एक समृद्ध कंटूर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होगा। तो सबसे पहले तो अपन एफ जेड की वैल्यू निकालते हैं और डी जेड की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं और फिर ये वैल्यू 0 लेके आते हैं। तो एफ जेड और डी जेड की वैल्यू निकालो। तो हम जानते हैं चूंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा v होता है। u प्लस आयोटा v होता है एफ जेड बराबर। मैंने बताया था कि सम्मिश्र फलन को लिखने का ये एक तरीका है कि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा और z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो dz बराबर क्या हो जाएगा, dx प्लस आयोटा dy। और तो ये सारी वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे। देन ये स्टेटमेंट अब मैं मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू क्या रखी हमने, u प्लस आयोटा v और डी जेड की वैल्यू क्या रखी, dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन सी। तो ये क्या हो गया, बिना आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ और आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ, तो u dx। अब आयोटा v का और आयोटा dy का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो u dx माइनस v dy। तो ये तो बिना आयोटा की हो गई प्लस आयोटा और ये हो गया v dx, ये u है, v dx प्लस u dy। ठीक है, और इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, एक काम इसमें ये हो सकता है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो दोनों पे अलग अलग करके लिख दूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी u dx माइनस v dy प्लस आयोटा इंटीग्रेशन सी v dx प्लस u dy और इसको दे दो एक नंबर। अब चूंकि एफ डैश जेड बराबर क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। आप फर्स्ट यूनिट में देखना, मैंने प्रूफ भी करवाया है ये चीज। ओके, तो एफ डैश जेड बराबर डेल अपॉन डेल एक्स। एफ की वैल्यू क्या होती है, u प्लस आयोटा v। तो एफ डैश जेड बराबर डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। अब देखो डेल u अपॉन डेल x को CR इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, माइनस के नहीं, डेल u अपॉन डेल x को लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x को लिख सकते हैं माइनस डेल u अपॉन डेल y। तो क्या CR इक्वेशन यहां लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि एफ जेड क्या है, विश्लेषक फलन है और विश्लेषक फलन यदि है तो विश्लेषक फलन होने की आवश्यक शर्त है CR इक्वेशन।
तो सीआर इक्वेशन लग सकती है। तो किससे, देखिए लाइट प्रॉब्लम कर रही है बार बार। हाँ जी, तो सीआर इक्वेशन लग सकती है, तो बाय सीआर इक्वेशन, बाय सीआर इक्वेशन। अब देखिए चूंकि फलन एफ जेड क्या है, जी में क्या है, संतत है, संतत है। अब ये संतत है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई भी संतत होंगे, संतत होंगे और अवकलनीय तो है ही है। अतः u और v क्या हो गए, प्रांत d में क्या हो गए, जो ग्रुप g है, जो प्रदेश g है, उसमें संतत और अवकलनीय हो गए। तो मैंने क्या लिखा, चूंकि एफ जेड प्रांत g जो ग्रुप प्रदेश g में संतत है, अतः डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y भी, क्योंकि एक इक्वली तो है, प्रदेश G में संतत है, संतत है, संतत है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो u तथा v है वो इस प्रदेश G में अवकलनीय है, अवकलनीय है ना, और अब प्रत्येक अवकलनीय गुणन संतत हो गया तो संतत भी है। तो u तथा v प्रदेश G में क्या है, अवकलनीय तथा संतत हैं, इसलिए हम क्या ग्रीन प्रमेय लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। किस पर, समीकरण 1 पर, क्योंकि ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट ये कह रहा था कि यदि समृद्ध वक्र C से बने हुए किसी प्रदेश G में, ठीक है, ओके, प्रदेश G है और उसमें P तथा Q चर x और y के फलन हैं जो कि क्या है, अवकलनीय है तथा संतत हैं, तो इंटीग्रेशन C P dx प्लस Q dy बराबर डबल इंटीग्रेशन G डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y dx dy होता है। तो अतः समीकरण 1 में ग्रीन प्रमेय लगाने पर, अतः समीकरण 1 में ग्रीन प्रमेय लगाने पर लग जाएगी ना, समीकरण 1 में ग्रीन प्रमेय। तो चलिएगा समीकरण 1 में ग्रीन प्रमेय लगाते हैं। एक, अब इस सबको मैं मिटा देता हूं, यहां तक समझ में आ गया है। ये आपके समीकरण 1 है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, ये समीकरण 1 है। इंटीग्रेशन C u dx माइनस v dy प्लस आयोटा इंटीग्रेशन C v dx प्लस u dy, v dx प्लस u dy। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो इस पे ग्रीन प्रमेय लगाता हूं, तो क्या होता था वहां पे क्या होता था, P dx प्लस Q dy होता था, ये होता था कि नहीं था, यही होता था। तो P की जगह तो क्या है U और Q की जगह क्या है माइनस V है, P dx प्लस Q dy होता था। तो P की जगह तो क्या है U और Q की जगह क्या है माइनस B है। तो इसकी जगह ये आ जाएगा ग्रीन प्रमेय से डबल इंटीग्रेशन G डेल Q अपॉन डेल x। तो Q की जगह क्या है माइनस B, तो माइनस के डेल V अपॉन डेल x, डेल Q अपॉन डेल x, ओके, माइनस डेल P अपॉन डेल y। तो P की जगह क्या है U, तो डेल P अपॉन डेल y, और ये हो गया dx dy प्लस आयोटा 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 डबल इंटीग्रेशन G। यहां है P dx प्लस Q dy, तो P की जगह तो कौन है U B और Q की जगह कौन है U। बस यहां थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो P dx प्लस Q dy, तो P की जगह कौन है यहां पे V और Q की जगह कौन है यहां पे U। तो क्या होता है डबल इंटीग्रेशन G
डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो क्यू की जगह कौन है यू, तो डेल, हाँ तो क्यू की जगह कौन है वी, तो p dx प्लस क्यू dy, तो p की जगह तो कौन है v और q की जगह कौन है u, तो p dx प्लस क्यू dy। ओके, तो डेल q अपॉन डेल x, तो q की जगह कौन है u, डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y, तो डेल p यानी डेल v अपॉन डेल और dx dy। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण एक जो है इसके एक बात ध्यान रखना, एलएचएस में क्या है, इसके एलएचएस में है ये इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब अपन को ये जो वाला पार्ट है ये जीरो लेके आना है, तो जीरो होते ही इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जीरो हो जाएगा और हमारी समीकरण जो हमारी थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। तो देखिएगा, सीआर इक्वेशन से डबल इंटीग्रेशन जी, इसको जीरो बनाना है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह, हाँ देखिए ये होता है डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये होता है किससे, सीआर इक्वेशन से। तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या रख देंगे, डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई और माइनस डेल यू बाई डेल वाई और ये dx dy, ठीक है, आयोटा डबल इंटीग्रेशन जी, डबल इंटीग्रेशन जी, हाँ जी, डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिख सकता हूं मैं डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई और ये dx dy, ये किससे लिखा मैंने, सीआर इक्वेशन से लिखा, सीआर इक्वेशन से। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया जीरो। और इसके एलएचएस में क्या चल रहा था समीकरण एक के, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर एफ जेड डी जेड, और यही लेके आना, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर जीरो। तो ये क्या है हमारी कॉसी समाकल प्रमेय। देखिए वेरी वेरी मोस्ट प्रमेय है, 2-3 बार एग्जाम में आई हुई है, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उनसे नोट्स बनाएं और इसको 2-3 बार पहले समझें ध्यान से पूरे कंसेप्टों को, फिर बिना देखे एक बार लिख के देखें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो कॉची समाकल प्रमेय क्या होती है कि एक प्रदेश है जी, एक से संबद्ध प्रदेश है जी, जिसमें क्या है कि एक क्लोज कर्व है सी, क्लोज कर्व है सी, तो और एफ जेड इस प्रदेश में क्या है विश्लेषक फलन है और एफ डैश जेड संतत है, तो इस क्लोज कर्व के अनुदिश जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो जीरो होता है। ये आपके कॉची समाकल प्रमेय है और ये हमने प्रूव कर दिया। बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आ गया होगा। मेरे जो नोट्स मिल जाएंगे आपको हैंड रिटन, और उसमें आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। देखिए मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आप इनका लाभ उठाएं। आपके एग्जाम होंगे, मैं बस यही चाहूँगा कि अब तक जो आपने नहीं पढ़ा अब आप पढ़ लें, ठीक है, और अपने अच्छी मार्किंग कर लें, आप अच्छी परसेंटेज बना लें, मैं बस इतना चाहूँगा। और हमारी ये जो वीडियोस हैं इनको देखिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता, ठीक है। मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब व्यूज़ वगैरह लाइक शेयर सब्सक्राइब होती रहेगी वीडियो। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जितना हो जाएगा सिलेबस में आपको करवाऊंगा, डेली की क्लास आपकी रहेगी एक, ठीक है, ओके। और हमारे देखिए जो ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं 10th 11th 12th हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में, तो आपके यदि कोई जानकार, आपके कोई छोटे भाई बहन जो मैथ की कोचिंग करना चाहते हैं तो एक बार आएँ और हमारे जो 8-10 दिन जितना भी डेमो का है वो डेमो लें, और यदि कोई परेशानी हो तो हमें बताएं और एक बार देखें कि क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है या नहीं। थैंक यू सो मच।